वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम CUET UG 2025 में जो चेंजेस हुए हैं NTA के द्वारा उसको देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो किस तरह से आपके फ्यूचर एडमिशंस को इंपैक्ट करने वाला है। लेकिन CUET UG 2025 सर्च करते हुए अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी भी डाउट के केस में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे हम चेंजेस देखते हैं। मैंने दो चीजें बनाई हुई हैं। जो आप ये देख रहे हैं, ये एक जो चेंजेस बनाया हुआ है ये मैनुअली लिखा हुआ है। ये 2024 में जो पेपर था उसके बारे में है और ये 2025 में जो अब फाइनल चेंज हुआ है उसके बारे में है। इसके अलावा जो स्क्रीनशॉट लिया गया है, जो इनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने इसके कंफर्मेशन के लिए आपको बताया हुआ है। चलिए स्ट्रेट अवे चेंजेस देखते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम मोड का चेंज है। एग्जाम मोड का चेंज क्या कहता है कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो कुछ पेपर CBT था और कुछ पेपर पेन पेपर मोड पर था। तो जिस पेपर में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम थे, जहां एक ही बार कंप्यूटर पर बैठ करके टेस्ट लिया जा सकता था, वो उन्होंने CBT पर कर दिया। और जहां पर लार्ज वॉल्यूम था एप्लीकेंट्स का, जैसे GT हो गया, इंग्लिश हो गया या कोई और सब्जेक्ट हो गया, उसको उन्होंने पेन पेपर मोड पर लिया। अब पेन पेपर मोड पर जब आप कोई एग्जाम लेते हैं तो आप कहीं भी सेंटर बना सकते हैं अगर वो NTA अप्रूव करता है। वहां पर टीचर्स की ड्यूटी लग जाएगी इन्विजिलेशन के लिए। आपने OMR शीट दे दिया, मैनुअल पेपर दे दिया, बच्चे ने इनसर्कल कर लिया, आपने ले लिया, यानी सेंटर बनाना आसान है। लेकिन अगर हम CBT की बात करते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं, तो एक बार में इतने कंप्यूटर्स ऑपरेशनल होने चाहिए, वहां पर बिजली की पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, वहां उतनी इन्विजिलेशन की टीम होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इंडिया जैसे देश में जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं हुआ है। ऐसे केस में बच्चों का जो एग्जाम है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, जैसे जेई का एग्जाम होता है, जेई मेंस का, और पर्टिकुलरली जेई मेंस का जो एग्जाम होता है, वहां पर आपने देखा होगा कि यूजुअली नॉर्मलाइजेशन होता है। सो इस बार जब एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होगा। और जब हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है? नॉर्मलाइजेशन में स्कोर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हो सकता है कि आपका एग्जाम जिस दिन हो उस दिन पेपर इजी आया है, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर कम कर दिया जाए, और अगर पेपर डिफिकल्ट आया हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ भी सकता है। जैसे मान के चलिए 1000 में से आपने 900 नंबर लेकर के आए हैं, तो हो सकता है कि आपका स्कोर 920 भी हो जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका स्कोर 880 हो जाए। हमारे पास एक बच्चा है जिसका स्कोर पिछले साल 800 में से 794 था, 794 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर 791 हुआ। ये मतलब पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं। तो 791 का तो कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपका एक नंबर कटेगा, 5 नंबर हो गया, और एक नेगेटिव मार्किंग करके आपका 194 स्कोर एक पेपर में हो गया, बाकी 3 में 200 है। लेकिन 91 का तो कोई चांस ही नहीं है। ये है नॉर्मलाइजेशन का खेल कि वो 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसके कम कर दिए गए। ये असर होता है नॉर्मलाइजेशन का। लेकिन जब सिस्टम है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। यहां एक ड्रॉबैक और भी है। देखिए, जो एग्जाम डेट है ना, वो 9 मई से स्टार्ट करके 1 जून रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि इसी ड्यूरेशन में एग्जाम हो जाए। अब अगर किसी का सेम पेपर का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम किसी का 9 मई को होता है और किसी को 1 जून को होता है, तो भी जहां तक हम ये देखें कि कौन फायदे की पोजीशन पर है, तो जिसका एग्जाम 1 जून को होगा वो हमेशा फायदे की पोजीशन पे होगा, क्योंकि टेक्निकली उसके पास ज्यादा दिन मिल रहा है उसको प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस हिसाब से ये पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए। लेकिन डिफिकल्टी की क्या नॉर्म्स है ये NTA जानता है, वो तय करता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। सो हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा पेपर जल्दी हो जाए, जिससे हम थोड़ा सेफ महसूस कर सकें, क्योंकि जब लेट होता है या तो पेपर डिफिकल्ट आएगा या तो नॉर्मलाइजेशन का असर आपके स्कोर कार्ड पर पड़ेगा। दूसरे चेंज की बात करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड की बात करते हैं। लास्ट ईयर तक बहुत सारे लैंग्वेजेस थे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो रिलेवेंट नहीं थे। उनको NTA को चेक करने में बहुत दिक्कत आती थी कि किस तरह से चेक करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम आएगी। अब इन्होंने क्या कर दिया है, टोटल 37 सब्जेक्ट्स कर दिए हुए हैं, और जो सब्जेक्ट हटाए गए हैं उनकी जगह पर GT का स्कोर वैलिड कर दिया गया है। इसका सबसे मेजर चेंज अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो CUET के थ्रू जहां कहीं भी 5 ईयर लॉ में एडमिशन होता है, एग्जाम्पल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया,
ऐसे जगहों पर जहां पर 5 ईयर लॉ चलाया जाता है सीयूटी की स्कोर कार्ड के बेसिस पर, अब जब लीगल हट गया वहां पर, तो आपका जो टेस्ट होगा, जो इवैल्यूएशन होगा, वो सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर होगा और फिर जीटी के बेस पर होगा। ये इसका दूसरा मेजर चेंजेस है। बट इतने सारे कॉपीज को चेक करने में एनटीए को दिक्कत होती थी। कहीं कहीं कभी किसी पेपर में तो 100, 150, 200 एप्लीकेंट्स होते थे। खासकर अरेबिक मैंने लास्ट ईयर देखा, बहुत कम एप्लीकेंट्स थे। इस वजह से उन्होंने जो पेपर ऐसे थे जिनके एप्लीकेंट्स कम था, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया और अपना बर्डन खासकर कम कर दिया। तो खैर, ये आपके प्रिपरेशन को किस तरह से इंपैक्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप 5 ईयर लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा आप बेटर पोजीशन में हैं, क्योंकि लीगल आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो अगर लैंग्वेज और जीटी अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका कट ऑफ अच्छा जा सकता है। थर्ड देखते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। पहले आप सबसे मेजर इंपैक्टफुल चेंज क्या है कि पहले आप 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, अब आप 5 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो जब हम 6 सब्जेक्ट चूज करते थे तो हमने एक इंग्लिश ले लिया, जीटी ले लिया, तो फिर मेरे पास 4 ऑप्शन थे। तो आप 12th के कोई 4 सब्जेक्ट चूज करते थे। उससे फायदा क्या होता था हमें कि हम उस पोजीशन में थे कि बेस्ट 3 ऑटोमेटिकली डीयू ले लेगा, और अगर जीटी मेरा खराब भी हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब डीयू ने क्या कहा कि नहीं, अब आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो लेट्स से ये दिक्कत उनके साथ ज्यादा हो रही है जिसके साथ कॉमर्स विद मैथ्स है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि मैं कॉमर्स के साथ अकाउंटेंसी लूं और फिर इको ले लूं। तो अगर कॉमर्स और मैथ्स दोनों ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, स्कोर करना मुश्किल है, तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैथ्स रखता हूं तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हूं, बीबीए, बीएमएस, बीएफआईए के लिए एलिजिबल हो जाता हूं। मैथ्स हटाऊं तो मैं इको ऑनर्स से हट जाता हूं। जीटी हटाऊं तो बीबीए, बीबीई और बीबीएफआईए के लिए हट जाता हूं, तो बीएमएस के लिए हट जाता हूं। तो वो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है। बट वहां पर बहुत समझदारी से आपको चूज करना होगा कि कोई लैंग्वेज चूज करिए, जीटी चूज करिए, और उसके साथ 3 डोमेन सब्जेक्ट वो चूज करिए जो आपको लगता है जो सबसे आपके स्ट्रांग है। बट प्राइमरली ये प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही है जिनके साथ कॉमर्स विद मैथ्स है या विदाउट मैथ्स कॉमर्स है। विदाउट मैथ्स कॉमर्स वालों के साथ तो फिर भी कम दिक्कत आ रही है, बट कॉमर्स विद मैथ्स वालों के साथ थोड़ी झिझक हो रही है कि मैं क्या चूज करूं, क्या चूज नहीं करूं। खैर, इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए, हम जरूर आपको सहायता देंगे उस केस में। ठीक है, अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स। पहले क्या था कि बच्चा उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकता था जो कि उसके पास 12th में थे। अब ये रूल उन्होंने हटा दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आप 12th के इतर भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट किसको होगा? ये बेनिफिट होगा ह्यूमैनिटीज के बच्चों को, क्योंकि उनके लिए पहले डीयू में रूल क्या था कि 1 लैंग्वेज एंड एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन ये हेल्प नहीं करेगा जो बीएससी करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम से या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं किसी भी स्ट्रीम से। तो ये पर्टिकुलरली हेल्प करने वाला है ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए। तो उनके लिए इजी हो जाएगा, किसी भी स्ट्रीम से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सीयूटी के जो नॉर्म्स चेंजेस हैं क्या उसको एफिलिएट कर रहा है, क्या उसको एडमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी के कोर्सेज में और बीकॉम के कोर्सेज में कहता है कि नहीं मुझे 3 डोमेन वही चाहिए जो आपने 12th में लिया हुआ है, तो ये रूल वहां इंप्लीमेंट नहीं होगा। खासकर मुझे अगर बीएससी मैथ्स करना है और मैं ले रहा हूं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो देयर इज नो पॉइंट। तो मुझे सब्जेक्ट वही लेना पड़ेगा जो मेरे 12th में है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर मुझे बीएससी मैथ्स करना है। तो ये रूल के लिए आपको बार बार उसी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट चेंज है वो है एग्जाम ड्यूरेशन, जहां पर पहले 45 मिनट्स भी था, 60 मिनट्स भी था। जैसे जीटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ऐसे कुछ और सब्जेक्ट्स में टाइम वेरी करता था। 45 मिनट भी था, 60 मिनट भी था। अब उन्होंने कर दिया यूनिफॉर्म 60 मिनट्स कर दिया, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म 60 मिनट्स कर दिया। तो टाइम टेक्निकली थोड़ा ज्यादा मिलने लगा हुआ है आपको, बट फिर भी ये बेटर है। पिछले साल से बेटर पोजीशन पे हो आप, आपको पता है कि टाइम 60 है और आप इसको उसी 60 के मिनट के टाइम में करना पड़ेगा। बट दिक्कत कहां बढ़ सकती है आपकी अकाउंटेंसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जीटी में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि पहले 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब 50 क्वेश्चन करने हैं। टाइम उतना ही है जितना पिछले साल था, तो अब कट ऑफ इस साल नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं आपको एकदम एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं कि कट ऑफ इस बार नीचे जाएगी। हर बार की तरह से 99 और जो हम देखते थे कि 800 आउट ऑफ 800 भरे पड़े हुए हैं, वो ऐसा नहीं होगा। इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। उसके अगले चेंज की बात करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट की, जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। इंक्लूडेड ऑप्शनल क्वेश्चंस इन सम सेक्शंस, और यहां पर उसने कह दिया ऑल क्वेश्चंस नाउ विल बी कंपलसरी। अब आपको क्या करना है, आप जाइए
सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और चेक करिए सब्जेक्ट का सिलेबस। उस सिलेबस में एनसीईआरटी का सिलेबस है और जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी है। पहले क्या था, जो ये 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे जिसको मैं बफर कहता हूं, वहां पर आप उसको हटा देते थे कि यार ये छोड़ दो, ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको हटा देता हूं। अब क्या है कि अगर आपने डिलीटेड पोर्शन अच्छे से नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10 कट ऑफ तो पहले से ही चला जाएगा। तो जिसने अच्छे से सिलेबस किया हुआ है उसका कट ऑफ हमेशा बेटर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑनर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने डोमेन के सब्जेक्ट्स के बफर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत रिस्क पोजीशन पर आ जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एग्जाम हर बार से इस बार जल्दी हो रहा है, 9 मई को स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड टेक्निकली आपका 28-29 मार्च को खत्म होगा, तो समय भी आपको कम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत बारीकी से आपको जो डिलीटेड पोर्शन है उसको कवर करना पड़ेगा। आपको इसमें कहीं भी किसी भी हेल्प की जरूरत है तो एसीयूजी की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। हमने अपने बुक्स में सारे डिलीटेड चैप्टर्स ऐड किए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस ऐड किए, उनका कॉन्सेप्ट ऐड किया हुआ है। और जब हम डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं, एसीयूजी इकलौता ऐसा सेंटर है वेस्ट दिल्ली के अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट्स ऑफलाइन प्रोवाइड करता है। तो जब हम डोमेन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम प्राइमरली जो डिलीटेड पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस हो, और जो उसने पढ़ा हुआ है वो तो उसने खैर पढ़ा ही हुआ है। तो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कुछ करने वाला है तो सेक्शन आपको इंपैक्ट करने वाला है। बच्चे परेशान हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में कि 5 और 6 में, लेकिन मेरा मानना है कि जो इंपैक्ट करेगा आपको वो जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है 10 नंबर, ये बहुत परेशान करेगा। और इसी वजह से मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि इस बार कट ऑफ नीचे जाएगी बाकी तीनों सालों से। खैर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो पहले 40 हुआ करता था, अब क्या किया उन्होंने, यूनिफॉर्म 50 कर दिया हुआ है। इसका भी इंपैक्ट आएगा। तो लास्ट के जो दोनों चेंजेस है, क्वेश्चन फॉर्मेट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये इंपैक्ट करने वाला है। अब आपको जहां अकाउंटेंसी में लास्ट ईयर 60 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। सो मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और जीटी हो गया। इन सेक्शंस में कट ऑफ इंपैक्ट होगा और आपको अच्छे से अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले साल ऐसा था कि जो 12th का ऑनगोइंग बच्चा था वो सोचता था कि यार मैं लैंग्वेज और डोमेन से तो अपने एग्जाम निकाल लूंगा, मुझे कोई चैलेंज नहीं आएगा। जी नहीं, अब नहीं। अब अगर आपने डिलीटेड पोर्शन नहीं किया हुआ है तो आप रिस्की पोजीशन पर हैं। आपको बहुत मजबूती से डिलीट पोर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि बफर तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस बार एडवांटेजेस पोजीशन में वही होगा जिसने कंप्लीट सिलेबस किया हो, डिलीटेड पोर्शन भी किया हुआ है, पूरा सिलेबस किया हुआ है, और वो सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पे गिवन है। कहीं भी डाउट, कहीं भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे पास खैर हर डोमेन सब्जेक्ट की बुक है, सारी चीजें हैं, उसको आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ मदद के लिहाज से आपको बता रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि आप यहां ज्वाइन करें, बट जो भी मदद आपको चाहिए वो हमसे आप ले सकते हैं। अब मैं आपको इनका जो एक चेंज मैं दिखाता हूं आपको। ये इनका जो सीयूटी का आप देखोगे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा हुआ है, उसके से आप मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। टोटल सब्जेक्ट्स 37 है, जिसमें से 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और जनरल एप्टीट्यूड है। लैंग्वेज में उन्होंने ये लैंग्वेजेस दिए हुए हैं। सिलेबस में देखिए, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। डोमेन सब्जेक्ट्स में एज पर एनसीईआरटी सिलेबस है। जैसे अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी का जो लास्ट सेक्शन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, बट वो डोमिनेंट सिलेबस है और पूरी यूनिट के तौर पर आएगा वो, तो वो करना पड़ेगा। 10 नंबर का वो करना पड़ेगा आपको। फिर जनरल एप्टीट्यूड में जनरल नॉलेज हो गया, जीके करंट अफेयर्स, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये पिछले साल भी था, अब भी था। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर में पहले 6 था, अब 5 ही ले सकते हैं। देखिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12, यानी अब 12th के अलावा चूज किए गए सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। उन्होंने स्टार लगा दिया हुआ है, स्टार को यहां पर देखिए मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स में सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटी और डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। बाद में उन्होंने एक स्टार लगा करके दे दिया कि भैया जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी रिक्वायरमेंट चेक करो, उसके हिसाब से आप पेपर सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करना। लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12 भी आप चूज कर सकते हो कि अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है और आपके पास पीसीएम है तो पीसीएम छोड़ो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ करके भी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम क्या हो गया, +5 -1 पहले से था। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी हो गया, सीबीटी का मतलब नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है।
और फिर टोटल क्वेश्चंस 50 हो गए पर पेपर, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पिछले साल 40 क्वेश्चन था, 10 आपको बफर मिल जाता था, यानी 50 क्वेश्चन था, 40 ही करना था। ड्यूरेशन पेपर की 60 मिनट थी, पिछले साल 50 थी। शिफ्ट हो गया, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल शिफ्ट्स। जैसे मल्टीपल शिफ्ट्स आ गया, नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट में आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस कि कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, लैंग्वेज हो गया, जीटी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब पेपर्स में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, 3 लाख 4 लाख के आसपास होते हैं। तो ये तो देखो मल्टीपल शिफ्ट्स में ही जाना है। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो सीयूईटी में किए गए हैं इस बार, और उसके इंपैक्ट को भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और जो भी आपसे संबंधित लोग हैं उनके साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उनको भी ये रियलाइजेशन हो कि फॉर्म फिलिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन जो चेंजेस आए हैं वो किस तरह से इंपैक्ट करेंगे ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस सब के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।